स्टूडेंट्स, आज हम बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर की बात कर रहे हैं। पेपर का नाम है हिंदी गद्य। हिंदी गद्य में जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास, हिंदी नाटक का उद्भव और विकास, हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, हिंदी की अन्य गद्य विधाओं का उद्भव और विकास, ये फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आएंगे। तो आज हम बात करते हैं हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, हिंदी कहानी का उद्भव विकास, हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास। फर्स्ट यूनिट का पहला जो टॉपिक है वो है हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। गद्य किसे कहते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से मुक्त तथा विचारपूर्ण और वाक्यबद्ध रचना को गद्य कहते हैं। गद्य का अर्थ होता है बोलना या कहना। गद्य का पहला विकास सामान्य बोलचाल की भाषा के रूप में ही होता है। सामान्य रूप से इसे दैनिक जीवन में हम प्रयोग करते हैं। आपस में बातचीत करते हुए भी हम गद्य का प्रयोग करते हैं। अभिव्यक्ति का जो माध्यम सामान्य व्यवहार की भाषा होती है वो भी गद्य ही होती है, जिसका प्रयोग सोचने, समझने, वर्णन करने और विवेचन करने के लिए किया जाता है वो भी गद्य ही होता है। कहने वाला जो कुछ सोचता है उसे जब तत्काल वो न्यास कहता है तो वो गद्य में ही अपनी बात को व्यक्त करता है। हिंदी गद्य का इतिहास बहुत विस्तृत है, तब भी संक्षेप में यहाँ उसकी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा सिलेबस है, हमें इसे पढ़ना है। राष्ट्रभाषा हिंदी में गद्य का जन्म जो है प्राचीन काल से ही हुआ था। अगर ये कहें तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, परंतु निश्चित समय के विषय में बड़ा ही मतभेद है विद्वानों में। कारण ये है कि प्राचीन गद्य ग्रंथ जो है वो प्राप्त नहीं होते। भारत में प्राचीन हस्तलिखित जो पांडुलिपियों के विशाल भंडार थे वे विदेशी आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिए, भ्रष्ट कर दिए। इसलिए जो है ये कहा जा सकता है कि हमारे पास जो है हिंदी गद्य के ग्रंथ जो है वो उपलब्ध नहीं है। आज भी पांडुलिपि जो है वो यहाँ वहाँ संग्रहालयों में पड़ी हुई है और दृढ़ निश्चय के साथ ये नहीं कहा जा सकता कि प्राचीन काल में गद्य लिखा नहीं जा सकता था, तो गद्य अवश्य ही लिखा जाता था। यद्यपि प्राचीन भारतीय साहित्य अधिकतर हमें पदबद्ध में ही प्राप्त होता है, लेकिन साहित्य रचना के निमित्त ही पद का प्रयोग होता रहा होगा, लेकिन जनता सामाजिक व्यवहार में गद्य का ही प्रयोग करती होगी, ये तो सत्य है। लोग आपस में बातचीत करने के लिए गद्य का ही व्यवहार करते होंगे। पत्राचार में भी गद्य का ही प्रयोग होता होगा। व्यावसायिक धंधे, बाजार और यात्रा, उत्सव आदि कार्य जो है पद में तो नहीं हो सकते, इसलिए गद्य का प्रयोग इसमें किया जाता होगा। भले ही प्राचीन समय में गद्य की उपलब्धता न हो, फिर भी प्राचीन काल में पद रचना के प्रचलन के साथ साथ गद्य रचना का प्रचार तो था, ये निश्चित है। देश में राजनीतिक उथल पुथल के कितने ही अवसर आए और उन भयंकर हलचलों के बाद भी जनधन की हानि हुई, साथ साथ साहित्य भी जो है साहित्य का भी बड़ा नुकसान हुआ, अपूर्णीय क्षति हुई। बिहार में नालंदा और विक्रमशिला नामक विश्वविद्यालयों में अतिशय विशाल ग्रंथागार थे जिन्हें जला दिया गया। इससे हमारे साहित्य का बड़ा ही नुकसान हुआ। हिंदी गद्य के संबंध में यह धारणा है कि मेरठ और दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली के साहित्यिक रूप को ही हिंदी गद्य कहा जाता है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेलखंडी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, इन 8 बोलियों को हिंदी गद्य के अंतर्गत माना जाता है। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग हमें जो है राजस्थानी और ब्रजभाषा में ही प्राप्त होते हैं। और परिस्थिति के अनुरूप शब्दों का सही स्थान निर्धारण तथा वाक्यों की उचित योजना ही उत्तम गद्य की कसौटी है। हिंदी गद्य के विकास और उद्भव के संबंध में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ 10वीं शताब्दी मानते हैं तो कुछ 13वीं शताब्दी।
राजस्थानी एवं ब्रजभाषा में हमें गद्य के प्राचीनतम प्रयोग मिलते हैं। राजस्थानी गद्य की समय सीमा 11वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक है और ब्रजभाषा गद्य की जो समय सीमा है वो 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक मानी जाती है। अतः ये स्पष्ट है कि 10वीं से 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में हिंदी गद्य का आविर्भाव हुआ था। सामान्य रूप से जो है गोस्वामी गोकुलनाथ जी ही पहले गद्यकार के रूप में माने जाते हैं, किंतु उनके पिता गोस्वामी विठलनाथ ने भी श्रृंगार रस मंडन नामक एक गद्य ग्रंथ लिखा था। विद्वानों के मतानुसार पिता की जो भाषा थी उससे पुत्र की भाषा जो है वो व्यवस्थित थी, विशेष थी। फिर ब्रजभाषा गद्य का एक और ग्रंथ भक्त नाभादास जी का अस्याम माना जाता है, जिसकी रचना सन 1603 ईस्वी में हुई। गद्यात्मक पुस्तकें जो है अगहन महात्म्य और वैशाख्य महात्म्य की भी चर्चा मिलती है, जिसके लेखक जो हैं ओरछा नरेश के आश्रित पंडित वैकुंठ मणि शुक्ल थे। प्राचीन ग्रंथों की खोज में ब्रजभाषा गद्य का नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र द्वारा लिखा गया ये ग्रंथ भी मिल चुका। इसके बाद सुरती मिश्र द्वारा लिखित बेताल पच्चीसी जो सन 1710 में आगरा के निवासी लल्लूलाल ने भी उसी को खड़ी बोली में लिखा, जिसमें फारसी के भी प्रचलित तथा परिचित शब्द थे। जयपुर नरेश के आदेश से लाला हीरालाल ने आईने अकबरी की भाषा वचनिका लिखी। ब्रजभाषा गद्य की परंपरा हिंदी काव्य ग्रंथों की टीकाओं में 19वीं सदी तक चलती रही, किंतु ब्रजभाषा गद्य के साथ साथ खड़ी बोली गद्य भी पुराने जमाने से ही चलता आ रहा है। अकबर के समय के गंग कवि की चंद छंद वर्णन की महिमा नामक गद्य पुस्तक जो है वो खड़ी बोली में लिखी गई। 14वीं सदी में सुप्रसिद्ध कवि खुसरो ने भी खड़ी बोली में पद और पहेलियाँ लिखकर उसका निखरा हुआ स्वरूप जो है प्रदर्शित किया, प्रस्तुत किया। पटियाला दरबार के कथावाचक थे राम प्रसाद निरंजनी। उन्होंने भी भाषा योग वशिष्ठ नामक जो ग्रंथ लिखा वो भी खड़ी बोली में लिखा। उसके बाद दौलत राम ने पद्म पुराण लिखा, वो भी खड़ी बोली में लिखा गया, लेकिन भाषा योग वशिष्ठ की तुलना में वो ज़्यादा परिमार्जित नहीं समझा जाता। उसके बाद हिंदी गद्य के 4 प्रवर्तक हुए, मुंशी सदा सुखलाल, ईसा अल्लाह खां, लल्लूलाल और सदर मिश्र। उन्हीं की भाषा में खड़ी बोली का आधुनिक रूप स्थिर हुआ। मुंशी सदा सुखलाल नियाज फारसी और उर्दू के भी लेखक थे। इन्हीं 4 सुपरिचित गद्यकारों ने खड़ी बोली को हिंदी गद्य के क्षेत्र में स्थापित किया। हिंदी गद्य के विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का विशेष महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इन दोनों के बाद हिंदी गद्य शैली की जो धारा चली वही आज साहित्य क्षेत्र में प्रखरता के साथ प्रभावित हो रही है। हिंदी गद्य के विकास को हम एक साथ तो नहीं पढ़ सकते, तो हिंदी गद्य के विकास को निम्नलिखित भागों में बांट दिया गया। भारतेंदु पूर्व युग 1800 ईस्वी से 1850 तक, भारतेंदु युग 1850 से 1900 तक, द्विवेदी युग 1900 से 1920, रामचंद्र शुक्ल व प्रेमचंद युग 1920 से ईस्वी से 1936 तक और अद्यतन युग 1936 से अब तक। तो भारतेंदु पूर्व युग में जो साहित्य था उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। हिंदी में गद्य का विकास 19वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। इस विकास में कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस कॉलेज के 2 विद्वान लल्लूलाल जी तथा सदल मिश्र जी ने गिलक्राइस्ट के निर्देशन में क्रमशः प्रेम सागर तथा नासिकेतोपाख्यान, सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान लिखा, लल्लूलाल जी ने प्रेम सागर लिखा नामक ये जो पुस्तकें उन्होंने तैयार की। इसी समय सदा सुखलाल ने सुख सागर तथा मुंशी ईसा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी की रचना की।
बंगाल के राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में वेदांत सूत्र का हिंदी अनुवाद प्रकाशित करवाया। इसके बाद उन्होंने 1829 में बंगदूत नामक पत्र हिंदी में निकाला। इसके पहले ही 1836 में कानपुर के पंडित जुगल किशोर ने हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कलकत्ता से निकाला था। इसी समय गुजराती भाषी आर्य समाज संस्थापक स्वामी दयानंद ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखा। भारतेंदु पूर्व युग के बाद फिर हम भारतेंदु युग में आते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है 1855 से 1885 तक को हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रतिनिधि माना जाता है। उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र पत्रिका निकाली। साथ ही अनेक नाटकों की भी रचना की। उनके प्रसिद्ध नाटक थे चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी। ये नाटक जो है रंगमंच पर भी बहुत लोकप्रिय हुए। इस काल में निबंध, नाटक, उपन्यास तथा कहानियों की भी रचना हुई। इस काल के लेखकों में बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा चरण गोस्वामी, उपाध्याय बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन, लाला श्रीनिवास दास, बाबू देवकी नंदन खत्री और किशोरीलाल गोस्वामी आदि उल्लेखनीय हैं। इनमें से अधिकांश लेखक होने के साथ साथ वे सब पत्रकार भी थे। श्रीनिवास दास के उपन्यास परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास कहा जाता है। कुछ विद्वान श्रद्धाराम फुल्लोरी के उपन्यास भाग्यवती को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। बाबू देवकी नंदन खत्री का चंद्रकांता तथा चंद्रकांता संतति आदि इस युग के प्रमुख उपन्यास हैं। ये उपन्यास इतने लोकप्रिय हुए कि इनको पढ़ने के लिए बहुत से अहिंदी भाषियों ने भी हिंदी सीखी। इस युग की कहानियों में शिव प्रसाद सितारे हिंद की राजा भोज का सपना बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। ये भारतेंदु युग था। उसके बाद आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही इस युग का नाम द्विवेदी युग रखा गया। ये आप सब जानते हैं। सन 1903 ईस्वी से द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। उन्होंने खड़ी बोली गद्य के स्वरूप को स्थिर किया। पत्रिका के माध्यम से रचनाकारों के एक बड़े समुदाय को खड़ी बोली लिखने के लिए प्रेरित किया। इस काल में निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक एवं समालोचना का अच्छा विकास हुआ। इस युग में निबंधकारों में इस युग के जो निबंधकार थे उसमें पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, माधव प्रसाद मिश्र, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बाल मुकुंद गुप्त और अध्यापक पूर्ण सिंह आदि उल्लेखनीय थे। किशोरीलाल गोस्वामी और बाबू गोपाल राम गहमरी के उपन्यासों में मनोरंजन और घटनाओं की रोचकता है। हिंदी कहानी का वास्तविक विकास द्विवेदी युग से ही माना जाता है। किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी को कुछ विद्वान हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। अन्य कहानियों में बंग महिला की दुलाई वाली, शुक्ल जी की 11 वर्ष का समय, प्रसाद जी का ग्राम और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था महत्वपूर्ण कहानियां हैं। समालोचना के क्षेत्र में पदम सिंह शर्मा उल्लेखनीय है और हरिओद, शिवनंदन सहाय तथा राय देवी प्रसाद पूर्ण द्वारा इस युग में कुछ नाटक भी लिखे गए। रामचंद्र शुक्ल और व प्रेमचंद युग में गद्य के विकास में रामचंद्र शुक्ल और प्रेमचंद युग का तो विशेष महत्वपूर्ण योगदान रहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध, हिंदी साहित्य के इतिहास और समालोचना के क्षेत्र में गंभीर लेखन किया। उन्होंने मनोविकारों पर भी हिंदी में पहली बार निबंध लिखे। साहित्य परीक्षा में समीक्षा से संबंधित निबंधों की भी रचना की उन्होंने। उनके निबंधों में भाव और विचार, बुद्धि और हृदय दोनों का समन्वय होता है। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया उनका इतिहास आज भी अपनी सार्थकता बनाए हुए है। जायसी, तुलसीदास और सूरदास पर लिखी गई उनकी आलोचनाओं ने भावी आलोचकों का मार्गदर्शन किया। ये रामचंद्र शुक्ल युग था। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास हम दूसरी वीडियो में सुनेंगे।